Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 5 of geography, that is agriculture. Now we are doing the major crops of our country, or as well as in the world. Okay, so we are here at the beverage crops. Now, as you all know, that beverage crops means the crops that we are using for drinking purpose. जो हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसे हम बीवरेज क्रॉप्स कहते हैं. हेयर टी एंड कॉफ़ी आर द टू इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स. Okay, so let us read about it. Now, which type of soil these are required? A deep, well drained, fertile alluvial soil is good for the crops. Okay, next, temperature. It grows well in hot and humid condition of the tropical and subtropical regions. Rainfall, it needs 100 to 150 to 300 centimeter annual rainfall. And areas, those is covered by the beverage crops is China, India, Kenya, Sri Lanka, Turkey, Indonesia, Vietnam, Japan, Iran and Argentina are the leading producer of tea. These countries are the major टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़. और अगर मैं वर्ल्ड में बात करूँ तो वर्ल्ड में भी इंडिया जो है वो वर्ल्ड फेमस टी प्रोड्यूस करता है. इन आर कंट्री, आसाम, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ओके, नाउ कम ऑन द कॉफ़ी. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी एंड अबाउट टी, दोनों की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो लिटिल बिट डिफरेंस है, ज़्यादा हेर फेर नहीं है. जैसे कि टेम्परेचर का कंपैरिजन करते हैं. फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी वी रिक्वायर्ड 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड हेयर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ओके, तो टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. रेनफॉल ऑलमोस्ट सेम है, 150 to 300, 150 to 200. ओके, तो ये सेम है. सॉइल टाइप, अ डीप वेल ड्रेन्ड फर्टाइल ऑलिवल सॉइल, अ डीप वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन हिली स्लोप्स. ठीक है, तो इसकी दोनों की ही जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सेम है. द डिफरेंस इज़ दैट इज़ एरिया. एरिया कौन कौन सा है और इंडिया में और इन वर्ल्ड. ओके, तो एरिया इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड. वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, इंडिया, हंडरस, युगांडा एंड मेक्सिको, ये मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे वर्ल्ड के. और इंडिया में मेजर जो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर beverage crops, tea and coffee. Now come on the next, that is agriculture development. Under this topic we have to be learned that how the agriculture developed nowadays. What are the main किस तरह से हमने न्यू टेक्निक्स को अपनाया है, न्यू जो डेवलपमेंट हैं एग्रीकल्चर्स में हुई हैं और मॉडिफाई किया है हमने अपनी डेवलप एग्रीकल्चर टेक्निक्स को एज वेल एज सीड्स को, क्रॉप्स को. तो दैट इज़, and this development in agriculture helps to increase the income of the farmers as well as production within the वर्ल्ड में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है और फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं दैट ऑल्सो गोज़ ऑन बेटर कंडीशंस बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. सो instead of reading the whole this para of agriculture development, first of all I am just आपको पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कुछ नई इसको बता देती हूँ शॉर्ट में, उसके बाद हम उस पैरे को रीड करेंगे. देखिए, डेवलपमेंट क्या है? दीज आर द एफर्ट्स दैट्स कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन. ठीक है, हमने एफर्ट्स जो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए किए ताकि हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो उसकी डिमांड को हम कंप्लीट कर सकें. ठीक है, अब इंक्रीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए व्हाट एफर्ट्स हैव डन. देन वन इज़ इंक्रीज़ एरिया अंडर कल्टीवेशन. सबसे पहले तो हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन को इंक्रीज़ किया. नेक्स्ट, इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन इन अ ईयर. एक साल में नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ज़्यादा ली, जैसे हमने स्टार्ट की मल्टीपल क्रॉपिंग. ठीक है, देन इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़
ताकि हम पर हेक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, जो एरियाज़ जहाँ पर जैसे राइस जो हैं पंजाब हरियाणा में हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, तो उससे क्या हुआ है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र टू इंक्रीज याइल्ड, फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, HYV सीड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, मशीनरी वी आर स्टार्टिंग इन फॉर कल्टीवेशन। और अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मेन एम क्या है? The main aim of the agriculture development is to provide food security for the growing world population, ताकि जो वर्ल्ड में हमें फूड को लेकर इनसिक्योरिटी ना हो, ऐसा ना हो कि वर्ल्ड में अनाज की कमी हो जाए, बिकॉज वी ऑल नो दैट पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। ओके, सो फूड सिक्योरिटी को लाने के लिए हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मेन एम जो है वो डिसाइड किया। अब एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड में हो गई है, डेवलपमेंट पर वेरी कर रही है प्लेस टू प्लेस, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे इसको फ्रॉम द बुक नाउ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हियर वही मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट में मेन एम क्या था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। The situation compelled the people to develop the new techniques of agriculture that productivity could be increased, ताकि productivity increase हो जाए। इसके लिए हमने HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ किया। वन मोर थिंग, बायोटेक्नोलॉजी हमने यूज़ की। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ द यूज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायो प्रोसेस इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसन एक्सेट्रा। बायो प्रोसेसेस को हम इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? ये स्टूडेंट्स, तो हमने क्या स्टार्ट किया? बिग प्रोसेस इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एक्सेट्रा। इट ऑल्सो कवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल्स एंड टिश्यूज़। बायोटेक्नोलॉजी में ये न्यू प्रोसेस हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, मेडिसिन्स किया गया। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या था कि जो हमारे पास पहले क्रॉप्स अवेलेबल थी बाय नेचर, हमने उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया HYV सीड्स की फॉर्म में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यही किया गया। सेल्स और टिश्यूज़ को इम्प्रूव किया गया भी, जैसे आजकल है कि किसी प्लांट में आप मार्केट में देखते हो कि कुछ फ्रूट्स जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में आ रहे हैं, बड़े बड़े अनार आ गए, बड़े बड़े गुआवाज आ गए, तो दैट इज़ मॉडिफिकेशन इन सेल्स एंड टिश्यूज़। ओके, तो कल्चरल टेक्नोलॉजीज़ भी लेकर आए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, इन्वायरमेंटल management etc. This all process have done to improve the agriculture situation. In this, higher yield is produced by introducing foreign genes from different species. तो ये जो प्रोसेस था, इट हैज़ मोर न्यूट्रिशियस वैल्यू। अब इससे क्या हो गया? इससे वैल्यूज़, न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो गई, फ्लेवर बेटर इंक्रीज़ हो गया, एंड कलर इन द फूड ऑल्सो, और फूड का कलर भी चेंज हो गया, फूड का कलर बेटर हो गया। ठीक है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स स्टिल लिमिटेड, बट अभी भी जो इन क्रॉप्स का यूज़ है वो लिमिटेड है। साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, दे कैन हेल्प द एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग प्रॉब्लम ऑफ पेस्टिसाइड्स। Critics of biotechnology are worried about the effects of genetic modified crops on the environment. मतलब कुछ लोग अभी ये सोच रहे हैं कि जो modified crops का यूज़ है वो लिटिल बिट कहीं ना कहीं हमारे environment को harm कर रहा है. That's why the use of these crops is limited, but we have done a lot of development in agriculture. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ जो डेवलपमेंट है वो वेरी कर रही है प्लेस टू प्लेस। कुछ कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मैनुअल लेबर इज़ यूज फॉर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ एग्रीकल्चर इज़ हाईली मैकेनाइज्ड। डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो मैनुअल लेबर यूज़ हो रही है, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर मशीनरी ज़्यादा यूज़ हो रही है। मैक्सिमम वर्क इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर,
वो एग्रीकल्चर में है। और जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, कनाडा, इन कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन मिनिमम है, कम है, जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वहाँ पर मशीनरी ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फार्म ऑफ यूएसए एंड अ फार्म इन इंडिया। यूएसए के फार्म का साइज़ बड़ा है, वहाँ पर कम है। एक्चुअली यूएसए में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यूज़ हो रही है, वहाँ पे हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर कंपैरेटिवली लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। मार्केट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केटेज में हो रही है और स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। हम लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं और हमारे पास लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ है। ये कंपैरिजन है, अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया एंड अ डेवलप्ड कंट्री यूएसए। लेबर, यूएसए में लेबर स्किल्ड है, इंडिया में अनस्किल्ड है। मैकेनाइजेशन, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, कंबाइंड एंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, और यहाँ पर कम यूज़ हो रहा है मशीनरी का। यूज एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उनके फार्म्स हाईली कंप्यूटराइज्ड हैं और एवरी वर्क इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, बट इन आर कंट्री मार्जिनल यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या डिफरेंस है मेनली इंडिया और यूएसए के फार्म में। एक डिफरेंस बिटवीन द ये कंपैरिजन किया हुआ है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ की कल्टीवेशन क्राइटेरिया में और खेती के ढंग में, ठीक है। लेट अस सी हियर, हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, वी कैन ईजली सी। ये देखो, यूएसए में जो फार्म्स हैं वहाँ पर हाईली मैकेनाइज है, पूरा मैकेनाइजेशंस को यूज़ किया गया है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक प्रोसेस है ये हमें बता रहा है कि क्या हमने डेवलपमेंट की है एग्रीकल्चर में, हमारे पास क्या मेन चेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। सो दिस ऑल इज़ अबाउट योर chapter agriculture, okay, and with this topic your chapter is over now, and now in the next video we will discuss something about your next chapter, okay. Till then, goodbye, thank you.